करीब 40 साल पुरानी ये बात है कि इंस्पेक्टर साहब को जेब कतरा मिल जाता है। वो भी शातिर जेब कतरा था। उसको पकड़कर जब कोतवाली लेके आते हैं, उससे पूछताछ चल रही थी। पूछताछ करने के दौरान ही उन्होंने उसे अपनी टांगों के बीच में फंसा लिया और जोर देते हुए उससे कहा कि तुम जेब कैसे काटते हो, किस किस की जेब काटी, वो सारी की सारी बातें आज मुझे बता दो। जैसे ही उस लगभग उस वक्त उस शातिर चोर की उम्र रही होगी 30 साल के आसपास। जब उससे ये पूछा जा रहा था तो वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है कि साहब, मैं कोई अपराध नहीं करता, मैं किसी की कोई जेब नहीं काटता, किसी ने झूठ बोल दिया होगा, मेरा नाम ले दिया होगा। इस तरह की बातें थीं और वो रोने लगता है। अब इसी बीच में कुछ फरियादी आ जाते हैं। फरियादी इस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। इंस्पेक्टर साहब को लगता है कि कुछ ज्यादा हो गया है। तभी उन्होंने अपने हमराह को बुलाया, संतरी को बुलाया। उससे कहा कि इसे पकड़ो और सीधा हवालात में बंद कर दो, बाद में पूछताछ करेंगे। अब ये सब हो जाता है। उसके बाद जो फरियादी आते हैं उनसे बातचीत करने लगते हैं। इंस्पेक्टर साहब ने सबकी जब समस्याओं का समाधान कर दिया, अब यहाँ से उनकी खाना खाने का वक्त होता है। वो सरकारी क्वार्टर में उनकी पत्नी इंतजार कर रही थी खाना खाने के लिए। वो सरकारी क्वार्टर में जाते हैं और वहां जाने के बाद जैसे ही घर पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी ने एक काम बताया कि आपसे एक काम के लिए कहा था, बाजार से कुछ मंगाना था, आपने तो मंगाया ही नहीं। जैसे इंस्पेक्टर साहब ने सुना कि परेशान क्यों होती हो, अभी की अभी मंगाता हूँ, तुरंत ही अपनी जेब में हाथ डालते हैं और जैसे ही जेब में हाथ डाला तो पता चला कि उनकी तो जेब कट चुकी थी। अब इंस्पेक्टर साहब दौड़ते हुए, भागते हुए, हाँफते हुए पहुंच जाते हैं हवालात में। वहां जाने के बाद उस शातिर जेब कतरे से कहते हैं कि तुमने मेरी ही जेब काट दी। वो कह रहा था कि साहब, आप पूछ रहे थे ना कि जेब कैसे कटती है, ऐसे ही तो जेब कटती हैं। बस इतना था। ये मामला, ये बात, ये किस्सा, ये कहानी अक्सर उस जिले में, अक्सर उस शहर में चर्चाओं का विषय बना रहता है। फिलहाल ये 40 साल के बाद ये किस्सा फिर से लोगों की जुबान पर तैरने लगता है। दरअसल उस जेब कतरे का 40 साल के बाद जब उसकी 70 साल की उम्र हो जाती है तो कत्ल हो जाता है। उसकी कत्ल की भी आजकल चर्चा बहुत जोरों पर है। सोशल मीडिया पर उसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है। आज की इस कहानी के माध्यम से उस जेब कतरे की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उसका कत्ल क्यों हुआ और किसने किया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा की। एक कोतवाली लगती है, हसनपुर कोतवाली। और हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का ही एक मोहल्ला लगता है, होली वाला, हिरन वाला। दरअसल बात कर रहा हूं 2 मई 2025 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास। हालांकि कई दिनों से लोगों को इस मोहल्ले में दुर्गंध आ रही थी। लोगों के आसपास के लोग कह रहे थे कि किस तरह का माहौल बना रखा है, जब देखो कुछ ना कुछ गंदगी फेंकते रहते हैं और दुर्गंध बढ़ रही है। लेकिन गंदगी वो किसी फेंकी हुई वस्तु की नहीं थी, गंदगी किसी और चीज की थी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उस दुर्गंध का आलम भी बढ़ता चला जा रहा था। आसपास के लोग एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तभी लोग उस दुर्गंध के करीब जाते जाते पहुंच जाते हैं। 70 साल का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम हनीफ उर्फ इलायची होता है। उसके घर के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उसी के घर के अंदर से दुर्गंध आ रही है, लेकिन मेन गेट का ताला लगा हुआ है। आखिरकार वो गया है तो कहाँ गया है। आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि 27 अप्रैल 2025 से उसको देखा ही नहीं है। और अब तारीख थी 2 मई 2025। आखिरकार आसपास के लोगों को कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसके घर में कुछ ना कुछ ऐसा है जो यहाँ से ज़्यादा दुर्गंध आ रही है। तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जो सर्किल ऑफिसर होते हैं दीप कुमार पंत और एसएचओ यानी कि इंस्पेक्टर साहब वरुण कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद दरवाज़ा खुलवाया जाता है और दरवाज़ा खुलवाने के बाद ये देखा जाता है कि दुर्गंध आखिरकार कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पता चलता है कि जो कमरा है, कमरे के अंदर बेड है, बेड के अंदर से ही दुर्गंध आ रही थी। और जैसे कमरा, उसके बाद फिर बेड को खुलवाया जाता है तो पता चलता है कि 70 साल के हनीफ उर्फ इलायची की हत्या हो चुकी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो बेड के अंदर पैक था। पूरी उसकी लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। आखिरकार इसका कत्ल क्यों किया है, किसने किया है, अब ये सवाल थे। ये खबर थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर तैरने लगते हैं। हर किसी की जुबान पर एक बात आने लगती है कि 70 साल के उस बुजुर्ग आदमी की किसी ने हत्या कर दी है। बस इतना था। पुलिस ने तत्काल ही उस लाश को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब ये पुलिस पता करने में जुट जाती है कि आखिरकार इसका कत्ल किसने किया होगा। तभी आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं तो पता चलता है कि एक चांदपुर जगह लगती है, चांदपुर की रहने वाली एक महिला जिसका नाम सरबरी होता है, उससे इसकी पहली शादी होती है और 2 बेटे होते हैं। लेकिन आपस में कुछ बात बन नहीं पाती है, विवाद होता है और दोनों का तलाक हो जाता है। सरबरी अपने दोनों बेटों को लेकर चली जाती है, लेकिन हनीफ उर्फ इलायची जो होता है उसको दूसरी शादी करनी थी। हसनपुर का ही एक चामुंडा रोड लगता है, वहां की रहने वाली शवाना नाम की एक महिला होती है। फिर इससे शादी होती है। उससे कुल मिलाकर 7 बच्चे पैदा होते हैं। 5 बेटे होते हैं और 2 बेटियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन साल 2000
ये 23 के आसपास की बात बताई जाती है। इस पत्नी से भी विवाद रहना शुरू हो जाता है और विवाद कुछ इतना बढ़ता है कि इस हनीफ उर्फ इलायची ने अपनी पत्नी और 7 बच्चों को घर से निकाल दिया था और कहा कि यहाँ से चले जाओ। दरअसल वो अपनी पत्नी पे कुछ शक किया करता था कि उसका किसी न किसी से कुछ ना कुछ अफेयर चल रहा है, इसलिए इन दोनों में किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी होती थी। उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। अब कहीं ना कहीं पुलिस के लिए जो प्राइम सस्पेक्ट था यही था, जो इसकी पत्नी होती है जिसका नाम शबाना होता है। पुलिस इसके पास इसलिए भी पहुंच जाती है कि किसी ने दबी जुबान में ये भी कहना शुरू कर दिया कि ये अपनी पत्नी से ये के बारे में बोलता था कि वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचा देगी, उसको मार देगी या मरवा देगी। इस तरह की बातें थी। जब पुलिस ने इसकी पत्नी से दूसरी वाली से पूछताछ करना शुरू किया है तो पत्नी की वहां से कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिलता है, कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद पुलिस ने और कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चलता है कि इस व्यक्ति पर लगभग 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें जैसे कि जुआ का, मारपीट का, इस तरह की 6 एफआईआर हैं। अब उन एफआईआरों के बारे में उसकी भी तस्दीक करना शुरू किया, उनके बारे में पता करने की कोशिश की तो वहां से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस ने फिर और कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की तो ये पता चलता है कि इसने 16 लाख रुपए का अपना मकान तय कर दिया था उसे, क्योंकि डर था अपनी पत्नी से, उसकी पत्नी कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हालांकि पत्नी की तरफ से तो कोई जानकारी मिल नहीं पाती है, लेकिन पुलिस की जांच अब दूसरी दिशा में चलने लगती है। पुलिस ने आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको भी खंगालना शुरू किया। साथ ही जो इसका मोबाइल नंबर था उस मोबाइल नंबर को भी देखा जो 27 अप्रैल 2025 से बंद था, स्विच ऑफ पड़ा हुआ था। उसके नंबर की अब सारी डिटेल निकलवाई जाती हैं, कॉल डिटेल यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाया जाता है। उससे पता चलता है कि जिस दिन ये अचानक से गायब हो गया था 27 अप्रैल से, उस दिन इसकी 15 लोगों से बातचीत हुई थी। पुलिस ने उस दिन के 15 लोग, साथ ही जो पहले से बातचीत कर रहे थे या जिससे ज्यादा बातचीत होती थी, जितने भी प्राइम सस्पेक्ट थे उन सस्पेक्टों से बातचीत करना शुरू किया। और बातचीत करते करते आखिरकार पुलिस को भी पता चलता है कि एक नाम, जिसका नाम शमशेर था, जो कि निवासी काशीराम इलाके का रहने वाला था, वो प्राइम सस्पेक्ट था और पुलिस ने उसी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, क्योंकि जिस दिन ये अचानक से गायब हो चुका था हनीफ उर्फ इलायची, उसी दिन शमशेर की जो लोकेशन थी इधर थी और उसे से ही बातचीत हो रही थी। अब शमशेर से पुलिस ने अपने तरीके से सख्ती से जब पूछताछ करना शुरू किया है तो चौंकाने वाली बात सामने आ जाती है। दरअसल शमशेर बताता है कि अब से करीब 4 महीने पुरानी बात है। ये कुछ पैसे ब्याज पे भी दिया करता था लोगों को, तो उसे भी पैसों की ज़रूरत थी। शमशेर हनीफ के पास जाता है और जाकर कहता है कि मुझे 20,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, मुझे 20,000 रुपये दे दीजिए। इसके बदले में जो भी ब्याज की रकम होगी मैं समय पर आपको देता रहूँगा। वो पूछता है कि बदले में आप क्या चीज़ गिरवी रखोगे? वो कहता है कि मेरे पास एक बाइक है, मैं बाइक आपके पास गिरवी रख देता हूँ। मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं अपनी बाइक को छुड़ा कर ले जाऊँगा। अब वो कहता है ठीक है, 20,000 रुपये का इंतजाम कर देता है। दरअसल ये हनीफ उर्फ इलायची जो होता है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ई रिक्शा चलाया करता था। ई रिक्शे से पैसे मिलते थे और वहाँ से जो पैसे इकट्ठे होते थे उन पैसों को वो ब्याज पे भी देता था और ये ब्याज पर कुछ ज़्यादा ही लोगों को सताता था, ऐसी कोई बात भी सामने आ रही है। आखिरकार पहले 20,000 रुपये, फिर कुछ दिन के बाद शमशेर पहुंच जाता है कि साहब मुझे 5,000 रुपये की और ज़रूरत है, मुझे 5,000 रुपये की और दे दीजिए। अब दूसरी बार ये आता है कि तुम अब की बार कौन सी चीज़ गिरवी रखोगे? तो वो कहता है कि मेरे पास बैटरी है, मैं बैटरी आपके पास गिरवी रख देता हूँ और जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं छुड़ा के ले जाऊँगा। और पर डे उसको प्रतिदिन 500 रुपये का भुगतान करना पड़ता था इन 25,000 रुपये के बदले। 4 महीने से लगभग ऐसे ही लगातार चल रहा था। अब ये इतने पैसे, क्योंकि शमशेर खुद मजदूरी करके अपनी जीवन यापन कर रहा था, परेशान हो जाता है। उधर बाइक भी चली जाती है, उधर 3-4 महीने से लगातार पैसे दे रहा था, पैसे भी चले जाते हैं। लेकिन अभी जितने उसने मूल लिया था वो मूलधन अभी बकाया था, 25 के 25,000 रुपये ऐसे चढ़े हुए थे और हर दिन 500 रुपये दिया करता था। अब वो अपनी पत्नी को लेके जाता है यहाँ से, उसकी पत्नी जो होती है अपनी पत्नी के साथ जाता है और जाकर कहता है कि हनीफ साहब जो बाइक है वो बाइक मुझे दे दो। हनीफ अपनी पत्नी शाजमा को लेके जाता है, उससे जाकर कहता है कि मुझे जो बाइक है वो दे दो और मेरा काम है, मेरा काम निकल जाएगा, मैं बाइक लाकर वापस रख दूंगा। लेकिन उसने कहा कि भाई तुम्हारी बीवी इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी दिखाई देती है, एक काम करो, मेरी वैसे भी बीवी 2 साल से नाराज होकर चली गई है, वो मुझसे वैसे भी दूर रहती है, पहली पत्नी भी चली गई है, तुम्हारी बीवी इतनी अच्छी है, मैं सारा कर्जा माफ कर दूंगा, तुम्हारी बाइक भी वापस दे दूंगा, तुम्हारी बैटरियों को भी वापस कर दूंगा, लेकिन अपनी पत्नी को 1 महीने के लिए मेरे पास छोड़ दो। जब इतना था तो शमशेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने कहा कि मैं मजदूर जरूर हूँ लेकिन अपना ईमान, अपनी इज्जत नहीं बेची है। इसी बात पर इन दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है। शमशेर ने भी उसे कुछ कहा और हनीफ भी उसको कुछ ना कुछ कहने लगता है। कहते कहते बात बढ़ जाती है। इस वक्त जब बातचीत चल रही थी तब शमशेर उसके साथ मौजूद था
कमरे के अंदर बातचीत चल रही थी। जो पत्नी शाजमा थी वो आंगन में बैठी हुई इंतजार कर रही थी। लेकिन बातचीत का सिलसिला जब ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगता है, तभी मौका पाते ही शमशेर ने अपने गमछे को निकालकर उसके गले में गमछा डालता है और हनीफ के गले को तब तक उस गमछे से दबाता रहता है जब तक क्या इस हनीफ ने दम नहीं तोड़ दिया, उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। वो मर जाता है। उसकी पत्नी आती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये सब हो क्या गया, तुमने ये सब क्या कर दिया। वो बताता है कि ये कह रहा था कि बदले में तुम अपनी पत्नी को 1 महीने के लिए छोड़ दो और मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा, तुम्हारी बाइक भी वापस कर दूंगा, तुम्हारी बैटरी वापस कर दूंगा, कुछ भी नहीं रहेगा, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। तो मैंने जब इतनी बात सुनी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब लेकिन इन्होंने कत्ल तो कर दिया था, कत्ल करने के बाद आखिरकार लाश का क्या करें। तब दोनों ने प्लान बनाया, पति और पत्नी यानी कि मियाँ और बीवी ने। उसके हाथ पैर बांधे और हाथ पैर बांधने के बाद बेड के अंदर उसको पैक किया और ऊपर से जो भी इसका लियाब गद्दे वगैरह जो सामान रखना था वो रखा और यहाँ से अपनी बाइक और अपनी उस बैटरियों को लेकर यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं और बाहर मेन गेट का ताला लगाकर निकल जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि कातिल या फिर कोई अपराध करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती छोड़ जाता है। और यहाँ पर जो गलती हुई थी, तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे ने उन अपनी आंखों में कैद कर लिया था। साथ ही उसके फ़ोन पर जो बातचीत हुई थी, उन 15 लोगों से बातचीत हुई थी 27 अप्रैल 2025 को। 15 में से एक प्राइम सस्पेक्ट था जिसका नाम था शमशेर और बाद में पता चलता है कि उसकी बीवी भी इस पूरे घटनाक्रम में साथ थी। पुलिस ने 5 मई 2025 को इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। साथ ही जो एसपी अमित कुमार आनंद होते हैं, इन्होंने इस खूबसूरत जांच के लिए, क्योंकि जांच बहुत अच्छे तरीके से की थी उस पुलिस टीम ने, उसको 25,000 रुपये का इनाम भी दिया गया। और इसके लिए उन्होंने और भी जब पड़ताल की जाती है, मीडिया में जब बात चलती है तो पता चलता है कि जो हनीफ था वो लोगों को ब्याज दिया करता था और ब्याज के बदले में अच्छे खासे पैसे वसूला करता था। साथ ही वो अपनी पत्नी पर शक करता था और हद तो तब हो जाती है 70 साल की उम्र में वो तीसरी शादी के लिए तैयारी कर रहा था। कहीं ना कहीं उसे तीसरी बीवी मिल जाएगी तो शायद उसकी ज़िंदगी चलती रहेगी। लेकिन अब उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। मियाँ और बीवी दोनों सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। पुलिस ने इस घटनाक्रम का जब खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि बुढ़ापे में उस व्यक्ति को आखिरकार ऐसी गंदी बातें कैसे सूझ रही थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि शमशेर ने अपनी पत्नी के लिए ये सब सही किया, लेकिन कानून की नज़रों में ये सब सही नहीं था, वो गलत था। अब शायद बाकी की ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते ये जाहिद खान हैं जो सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही शादी की 10वीं सालगिरह है। राकेश यादव हैं जो कि मऊ मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं। इनको शादी की सालगिरह की राकेश यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें आकाश पटेल हैं, हर्ष बिरला जो कि हरिद्वार से हैं, सरफराज हैं, शनीश मुदगल हैं, सब्बीर मलूका मेबात हरियाणा से, विजय लक्ष्मी हनी जयपुर से, फुरकान राणा नसीमुद्दीन हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, इम्तियाज़ अंसारी रामपुर से, राविया अमरोहा से, डॉक्टर नरेंद्र कुमार नोएडा से, अवनीत कौर राजस्थान से, दिलावर सैफी मुरादाबाद से, अमन कुमार विजय, साथ ही साबिर मलिक खेखड़ा बागपत से, समर्थाराम सारण बाड़मेर से, गोपाल सिंह उधम सिंह नगर से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।